नमस्कार दर्शकों, आज की इस खास मुलाकात में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज आपसे एक बात साझा करना चाहता हूँ। हम हमेशा हमेशा सुनते हैं अभय। अभय किसको कहते हैं? जिसको किसी का भय नहीं। और दूसरी एक व्याख्या है, उसी में मैं कहना चाहूँगा, जिससे किसी को भय नहीं, जो हमेशा प्रीत फैलाता है, जो हमेशा प्यार बांटता है, प्रेम बांटता है, वो अभय है। तो आज हम खुश नसीब हैं, हमारे साथ है डॉक्टर अभय बंग, जिन्होंने अपने प्यार से, अपने प्रेम से पब्लिक हेल्थ सेक्टर है, लोगों में जो जहर आरोग्य जिसको कहते हैं, उसमें एक नई उम्मीद की किरण लाई है। तो आज डॉक्टर अभय बंग से मुलाकात करेंगे। डॉक्टर अभय बंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन के इस खास प्रस्तुति में। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपकी जो इतनी लंबी यात्रा रही है, अपने इस देश को देखा है, देश के जंगलों में गए, आदिवासियों के बीच में बसे, ये इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? आपने कैसे इस यात्रा की शुरुआत की? वो कौन सा पहला विचार था, कौन सी घटना थी, कौन सा वाकया था जिसने आपके जीवन की दिशा बदल दी? मेरा बचपन पूरा महात्मा गांधी के सेवाग्राम आश्रम में गया और विनोबा जी भावे के उंगली पकड़ के भूदान यात्रा में देहातों में मैं बहुत घूमा था। तो बचपन से देहातों की हालत आंखों से देखी थी। और ये 1960 का ज़माना है, जब भारत में भूखमरी बहुत थी, अनाज नहीं था। अमेरिका से जहाज़ से जवारी आती थी मिलो, और वो रेशन के द्वारा बांटा करती थी, उस पर लोग ज़िंदा रहते थे। 13 साल का जब मैं था, तब मैं और मेरा भाई, बड़ा भाई मुझसे 4 साल बड़ा, हम एक देहात में से जा रहे थे। तो हम दोनों ने तय किया कि अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमको अपनी ज़िंदगी का मकसद तय कर लेना चाहिए। तो हम दोनों ने सोचा कि देहातों की हालत बहुत ख़राब है, अनाज नहीं है, लोग भूखे हैं, खेती सुधारने की ज़रूरत है, इनकी सेहत बहुत ख़राब है, हेल्थ सुधारने की ज़रूरत है। बड़े भाई ने कहा कि मैं खेती सुधारता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरी ओर आया कि देहातों की हेल्थ सुधारना। अब ये बचपन की घटना कही जा सकती है, लेकिन हम दोनों भाइयों ने, जैसे वो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, वैसे हमने इस वादे को निभाया। वो कृषि के वैज्ञानिक बने और पिछले 40 सालों से वो वर्धा ज़िले के देहातों में कृषि सुधार का किसान के साथ काम कर रहे हैं। मेरे और नसीब में आया था कि हेल्थ सुधारना है, इसलिए मैं डॉक्टर बना, पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिसिन में किया, पब्लिक हेल्थ सीखा। और 1986 में मैं और मेरी पत्नी रानी, जो गायनेकोलॉजिस्ट है, हम दोनों गढ़चिली गए। तो ये क्यों गए? तो एक कारण तो वो बचपन का संस्कार और जो दर्शन समाज का हुआ, और दूसरा कारण वो 13 साल की उम्र में किया हुआ वादा। वो अपने साथ किया हुआ वादा था, वो नियति के साथ किया हुआ वादा था, वो निभाना था। जी, आपने कहा एक भाग्य के साथ इस तरह से मुलाकात होना या भाग्य के साथ एक मिलन होना, एक बात अलग होती है, लेकिन उसके बाद भी उस दिशा में जाने के लिए एक पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। तो जैसे आपने डॉक्टर बनने का एक निश्चय किया, तो क्या आप जब कॉलेज के दिनों में थे, तब भी क्या आपके मन में ये बात तय थी कि आपके जीवन का रास्ता यही होने वाला है? कॉलेज में तो बहुत सारा आपका एक खुला एक वातावरण होता है, बच्चे बहुत कुछ चीज़ें करते हैं। मुझे नहीं पता कि 60-70 के दशक में कॉलेजेस कैसी होती थी, लेकिन पुरानी फिल्मों को देख के मैं भी सोच सकता हूँ किस तरह से रही होगी। तो क्या आपको मन नहीं किया कि चलो जिस तरह से और डॉक्टर कमाते हैं, या एक पेशे के तौर पे मैं इसको अलग तरीके से ले जाऊंगा? तो वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जो शायद आपके अंदर रह गई, इस तरह आपको लेके आई? उसका कारण मैं ऐसे कहूँगा कि 2 चीज़ें। एक, मोहनदास करमचंद गांधी नाम के इस आदमी का प्रभाव। 2 अक्टूबर को एक बार उनके जन्मदिन पे कस्तूरबा गांधी ने आश्रम में एक दीप जलाया। बापू जब गए तब बापू इतने नाराज़ हुए कि बा आपने घी का दिया जलाया, ये घी किसी गरीब के बच्चे के पेट में जा सकता था। तो गरीब को मन में रखो, ध्यान में रखो। ये मैं जिस वातावरण में बढ़ा, उसकी ये गिफ्ट थी कि हर चीज़ में मैं ये सोचते रहता था कि मुझे तो ये मिल रहा है, लेकिन उस गरीब का क्या? और उस समय में तो गरीबी और भी बहुत ज़्यादा थी आज की तुलना में। तो एक तो ये, तो अगर आपका, मैं मेडिकल कॉलेज में गया ही इसलिए कि मुझे देहात में जाना है, तो इसलिए ये कन्फ्यूजन का कहीं चांस नहीं था, मौका नहीं था। और एक अच्छा होता है कि बीच बीच में अगर आपका ये जो रिजॉल्व होता है, निश्चय होता है, ये टेस्ट अगर होता रहे,
तो अच्छा होता है, नहीं तो कब पैर फिसल जाए। अब जैसे नागपुर में वो बहुत गर्मी होती है, मैं पूरे मेडिकल एजुकेशन में मैंने कभी पंखा नहीं चलाया, कमरे में पंखा था फिर भी नहीं चलाया, क्योंकि मैं सोचता था कि अरे तुझे तो देहात में जाने की बात कर रहा है, देहात में बिजली नहीं रहेगी, उन दिनों तो थी नहीं, वहाँ पंखा नहीं रहेगा, फिर तू बहाना करेगा कि पंखा नहीं है तो अब मैं देहात में कैसे जाऊँ, तो पंखा ही नहीं, आदत करनी है। तो मैं नागपुर में गर्मी में बिना पंखे रहा करता था। मैं सेकंड MBBS में पढ़ रहा था, तब बांग्लादेश का वॉर शुरू हुआ, वहाँ पे मेडिकल वॉलंटियर की ज़रूरत थी। 1 करोड़ रेफ्यूजी आए थे, अच्छा, सीमा पार करके भारत में। गवर्नमेंट ने उनको बड़े बड़े कैंप्स में रखा था, 50-50 हज़ार लोग एक कैंप में बीमार पड़ रहे थे, मेडिकल वॉलंटियर चाहिए। अब क्या करूं, सेकंड MBBS की परीक्षा 15 दिन पे आई थी, परीक्षा दूं कि वहाँ जाऊं, तो उस समय भी यही कि आखिर इसी के लिए तो डॉक्टर बन रहे हो, तो अगर आज ज़रूरत है, परीक्षा तो 6 माह के बाद भी आ जाएगी, इसलिए वहाँ जाना चाहिए। मैंने वहाँ जाने का तय किया। हुआ ऐसे कि जाने के दिन तक, परीक्षा के दिन तक वो जाने का परमिशन गवर्नमेंट से मिला नहीं, इसलिए मजबूरन परीक्षा में बैठा, कोई तैयारी वैयारी नहीं थी। अब देखिए परिणाम क्या होता है, चूँकि मैं परीक्षा में बैठने वाला नहीं था, मैं जाने वाला था बांग्लादेश बॉर्डर पे, बैठ गया, यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आ गया। अच्छा। तो जीवन में ऐसी परीक्षा होते रहती है, और वो ऐसे परीक्षाओं के समय मैं कोशिश ये करता था कि जो तेरा गोल है उससे प्रामाणिक रहेगा कि नहीं रहेगा, इसकी टेस्ट आज होने वाली है। मैं जब रेसिडेंसी कर रहा था, इंटर्नशिप और बाद में हाउस जॉब कर रहा था, महाराष्ट्र के सभी रेसिडेंट डॉक्टर स्ट्राइक पे गए कि हमारा स्टाइपेंड बढ़ाइए। वो पहला स्ट्राइक था डॉक्टरों का महाराष्ट्र में। मेरे सामने एक नैतिक सवाल ये कि स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग तो ठीक है, समझ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप किसके दुख को कैपिटल बना रहे हैं, मरीज के। तो क्या मरीज के दुख का आधार लेकर हम मांग अपनी पुश कर सकते हैं? ये तो डॉक्टर के एथिक्स के खिलाफ है। तो मैं स्ट्राइक में शामिल नहीं हो सकता हूँ। पूरे महाराष्ट्र में आई वॉज द ओनली डॉक्टर, रेसिडेंट डॉक्टर जो होते हैं उनमें से अकेला डॉक्टर था जो ड्यूटी पे था ऑन दिस एथिकल ग्राउंड कि डॉक्टर मरीज के मरने का कैपिटल करके अपनी मांग नहीं पूरी कर सकता है। तो हुआ ऐसे कि ऐसे जब जब कसौटी के क्षण आए तो मैं अपने आप को उसमें कसौटी में डालता था। आग में तपना चाहिए, तो डालते रहने से जो निश्चय था वो बीच बीच में पक्का होते रहा। जी, आपने कस्तूरबा का जिक्र किया तो मुझे डॉक्टर रानी की याद आ गई। ये बताइए, आपका तो निश्चय था, आपकी भाग्य के साथ मुलाकात थी, तो ये डॉक्टर रानी का भी ये निश्चय था? आप कैसे मिले और ये कि आपसे जुड़ गई या फिर आपने जुड़वा लिया, क्या हुआ, ये कहानी भी थोड़ा बताइए। देखिए, रानी और मैं क्लासमेट्स हैं जी, और वो चंद्रपुर के एक बड़े अमीर फैमिली से आती है जी। उसके नाना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे नेहरू जी के ज़माने में। तो कॉलेज के पहले दिन हम डिसेक्शन करते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स, नागपुर में 200 स्टूडेंट एक साथ एडमिट होते थे, बड़ा डिसेक्शन हॉल है, उसमें 50 डेड बॉडीज़ पड़ी हैं और हर डेड बॉडी पे 8-8 मेडिकल स्टूडेंट डिसेक्शन कर रहे हैं। थोड़ा देर मेहनत करने के बाद हम जरा थके इधर उधर देखने लगे, तो मेरा जो टेबल पार्टनर था मुझे उसने कहा उस लड़की की ओर देख। तो एक दुबली पतली सी, थोड़ी लंबी सी, छरेरी चश्मे वाली लड़की बड़े सीरियसली डिसेक्शन कर रही थी। तो मैंने कहा क्या है उसका, क्या देखना है? तो उसने कहा उससे सावधान रहना। अच्छा, क्यों? तो वो बोले मेरे गांव की, चंद्रपुर की है, वो पिछले साल यूनिवर्सिटी की टॉपर थी, मेडिकल में एडमिशन, लेकिन उसकी अंडर एज थी, 17 साल पूरे नहीं हुए थे, इसलिए उसको एडमिशन पिछले साल नहीं मिली, इस साल मिली, और इस साल का टॉपर तू है यूनिवर्सिटी का, तो तुम 2 टॉपर एक साथ एक बैच में आ गए हो, अब तो तुम्हारी चलेगी कंपटीशन, तो उससे संभल के रहना। कोई वैसा हुआ नहीं, और मैंने ये देखा कि रानी, उसमें कुछ बहुत इनर क्वालिटीज़ थी। अमीर के घर की लड़की थी, लेकिन गरीब से गरीब के साथ इतने इजीली एम्पैथाइज कर सकती थी, बिल्कुल सिंपल ढंग से रहती थी, एक गहना नहीं, एक सिल्क की साड़ी नहीं, तो जैसे कोई उसको भगवान ने मेरे लिए ही बनाया था।
तो उसके जो गुण थे, उसका जो स्वभाव था, उसकी जो वैल्यूज़ थी, उसमें मरीज़ की सेवा कूट कूट के भरा है। बाद में हम कॉलेज में 9 साल साथ में पढ़े, फर्स्ट MBS से लेके MD तक मैंने मेडिसिन में किया, उसने गायनेकोलॉजी में किया। लेकिन हमने देखा कि हमारे सपने मैच करते हैं, हमारी ज़िंदगी की वैल्यूज़ मैच करती है। उसको भी अमीर बनना नहीं था, उसको भी पैसे कमा के सेटल होना नहीं था। तो चूँकि हमारे वैल्यूज़ और हमारे ड्रीम्स मैच हुए, इसलिए हमने तय किया कि शादी करें और साथ में काम करें। तो ये तो जॉइंट डिसीजन था कि साथ में काम करें। और जितना भी जीवन में मैंने आगे कुछ किया, उसमें रानी मेरी सिर्फ अर्धांगिनी नहीं, कई बार तो मुझसे आगे चलती रहती है। जी। तो ये काफ़ी मुझे आपने कस्तूरबा जी का जिक्र किया, इसलिए मुझे वो पूरी बात याद आई। तो जीवन में से कौन से कुछ मुकाम हैं जिसमें आप कह सकते हैं डॉक्टर रानी ने आपको ऐसी सहायता दी जो शायद वो ना होती तो आपका जो मोड़ है जीवन का कुछ और होता? अब गढ़चिरौली जाने का जो हमारा निर्णय है, ये किसी मेरे अकेले का हो ही नहीं सकता था। हम लोग जब US से लौटे 1984 में, तो सवाल था कि आगे कहाँ काम करें। गढ़चिरौली उस समय महाराष्ट्र का एक अलग ज़िला गवर्नमेंट ने बनाया था, क्योंकि वो बहुत पिछड़ा हुआ था, आदिवासी ज़िला, जंगल से ढका हुआ। तो एक मन में विचार ये आया कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ जाना चाहिए, जहाँ पहले से सुविधाएं हैं वहाँ तो आपकी ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर कुछ पराक्रम करना ही है और सेवा भी करनी है, तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ जाना चाहिए। इसलिए गढ़चिरौली जाने का सोचा। एक पुराने ज़माने की कहानी है, वो कई नामों से कही जाती है। मैंने अकबर बीरबल के नाम से, अकबर बीरबल को कहता है कि मेरे राज के 10 सबसे मूर्ख शिरोमणि ढूंढ के लाओ। तो बीरबल ढूंढ रहा है। अब दिल्ली में उन दिनों बड़े आसानी से मूर्ख मिलते नहीं थे। तो 9 मिल गए, 10वां ढूंढ रहा है। रात हो गई है, बीरबल, अकबर ने दी हुई डेडलाइन आ रही है, बीरबल ढूंढ रहा है। उसको दिल्ली के अंधेरे रास्तों में एक जगह एक घर की खिड़की से कुछ लाइट आ रहा था, और वहाँ रास्ते पे झुक के एक आदमी कुछ ढूंढ रहा है। बड़ा देर बीरबल देख रहा है कि आदमी क्या ढूंढ रहा है। पास में गया, पूछा क्या ढूंढ रहे हो? तो बोले अंगूठी खो गई, अंगूठी ढूंढ रहा हूँ। तो अंगूठी कहाँ खोई? वो यमुना पार उस जंगल में खो गई है। तो फिर वहाँ ढूंढो। नहीं, वहाँ लाइट नहीं है, यहाँ तो अच्छा लाइट है, यहाँ ढूंढ रहा हूँ। हमारे देश में मुझे ऐसे लगा कि मेडिकल केयर जहाँ ज़रूरत है वहाँ नहीं दी जाती है, जहाँ सुविधाएं हैं, MRI है, ICU है। रिसर्च, भारत का ज़्यादातर रिसर्च ऐसी जगह बैठ के ऐसे प्रॉब्लम पे होता है जो लोगों के प्रॉब्लम ही नहीं है। रिसर्च क्यों वहाँ नहीं होता है जहाँ प्रॉब्लम है? क्योंकि वहाँ रिसर्चर जाना नहीं चाहता है। तो ये जो बीरबल को उसका 10वां मूर्ख शिरोमणि मिला, लेकिन वैसा ही धंधा हमारे यहाँ चल रहा है। तो इसलिए हमने सोचा कि वो 10वां मूर्ख तो नहीं बनना है। अगर भगवान की कृपा से हमको मेडिकल ज्ञान मिला है, और भारत में भी और अमेरिका में भी सीखे हैं, इसका बेस्ट यूज़ कहाँ होगा? जहाँ ज़रूरत है वहाँ होगा। फिर से गांधी याद भी आया और गढ़चिरौली जाने का तय किया। अब रानी अगर मेरी लाइफ पार्टनर नहीं होती और दूसरी कोई अन्य जैसे औरतों की सामान्य जो भी उनकी एस्पिरेशंस होती हैं, शहरों में रहे, मॉल में जाए, गहने खरीदें, तो कौन मेरे साथ वहाँ आती? तो ये तो रानी साथ में थी, इसलिए गढ़चिरौली जाने का साहस भी मैंने किया, इसलिए वहाँ पे हम काम भी कर सके। शराब वहाँ पे एक मेजर इशू था, तो उसके खिलाफ जब हमने काम किया तो बहुत रेजिस्टेंस हुआ। मौत के धमकी भी दी जाती थी, शराब की लॉबी बड़ी ऑर्गेनाइज थी। तो रानी उसमें बिल्कुल मेरे साथ खड़ी थी। अब ऐसे रिस्क लेने के लिए, गढ़चिरौली जाने की रिस्क हो या शराब के पूरे माफिया को अगर चैलेंज करना हो, ये तो बड़े रिस्की काम होते हैं। वो तो मेरी पत्नी थी इसलिए कर सके। दूसरा ये आता है कि दिमाग में कि जब कभी भी ऐसा कोई डिसीजन लेते हैं हम, एक बड़ी डिग्री हासिल करने के बाद कि गांव में जीवन बिताऊंगा या करूंगा, जैसे हम स्वदेश में मोहन भार्गव को देखते हैं एक फिल्म में कि भाई नासा छोड़ के कहता है कि मैं एक हिंदुस्तान के गांव में जाके बिजली पैदा करूंगा। तो आपके माँ बाप या आपके दोस्त हमेशा
एक नोक झोंक में उतर जाते हैं, यार क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस तरह से। क्या आपके साथ पे ऐसा कुछ हुआ था कि आपके माँ बाप ने या फिर आपके दोस्तों ने या रिश्तेदारों ने, जो भी आपके निकटवर्ती एक संबंधों में रहे हैं, उन्होंने क्या भी कभी आपको रोकने की कोशिश की या मनाने की कोशिश की या कहा कि यार चल तू शहर की तरफ वापस चल? मेरे माँ बाप तो ये मुझे कह नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में यही किया था। अच्छा। हाँ? मेरे पिताजी अपने ज़माने के बड़े मेधावी छात्र थे जी। यूनिवर्सिटी के 5 गोल्ड में जो उस समय रिकॉर्ड था जी। उन्हें मिले थे। गांधी जी के बुलावे पे वो वर्धा में उनके गांधी जी के शुरू किए कॉलेज में प्रोफेसर बने। 42 के मूवमेंट में जेल गए। जब छूटे जेल से तो नई जो भारत सरकार आने वाली थी, उन्होंने तय किया कि इनको अमेरिका भेजेंगे, इकोनॉमिस्ट बन के वापस आएगा, भारत में हमारे काम आएगा फाइनेंस मिनिस्टर में। तो जाने का तय हुआ, पीएचडी की एडमिशन हुई, टिकट बन गया, वीज़ा, पासपोर्ट, स्कॉलरशिप। जाने के एक हफ्ता पहले वो गांधी जी का आशीर्वाद लेने गए सेवाग्राम आश्रम में। गांधी जी ऐसे बापू कुटी में नीचे चटाई पे बैठे थे और कुछ लिख रहे थे। पिताजी 28 साल के थे, गए, प्रणाम किया। बापू ने पूछा, कैसे आए हो प्रोफेसर बंग? तो उन्होंने कहा, बापू ऐसा ऐसा है, मैं अमेरिका जा रहा हूँ इकोनॉमिक्स पढ़ने, आपका आशीर्वाद। तो उन्होंने कुछ सेकंड पिताजी की ओर देखा और फिर एक ही वाक्य बोले, अर्थशास्त्र सीखना है तो अमेरिका के बजाय भारत के देहातों में जाओ। पिताजी ने उसी बापू कुटी के बाहर अपने ट्रैवलर स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट फाड़ डाले और 1 माह के भीतर एक वर्धा जिले के एक देहात में चुन के वहाँ रह के, अपने विद्यार्थियों के साथ वहाँ रह के, शादी हुई थी उस समय, तो मेरी माँ और मेरा बड़ा भाई भी था, और वहाँ किसान की तरह जी के ग्रामीण भारत का अर्थशास्त्र सीखना। अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे, लेकिन सही अर्थशास्त्र वहाँ जाके सीखना शुरू किया। कई सालों बाद में जब किसानों की आत्महत्याएं बहुत बढ़ी, तो पंतप्रधान मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो पिताजी को सलाह पूछने गए थे कि ये आत्महत्या कम कैसे करें, क्योंकि इन्होंने अर्थशास्त्र बापू के कहने से भारत के देहातों में सीखा है। तो वहाँ जब माँ पिताजी रहते थे तब मेरा जन्म हुआ। तो मुझे तो माँ पिता भी ऐसे ही मिले कि जो खुद उन्होंने यही किया था, तो मुझे नहीं कहने का उनका कोई सवाल नहीं था। हाँ, रिश्तेदार दोस्त वगैरह तो ज़रूर कहते हैं, सभी लोग ये कहते हैं कि तुम दोनों इतना अच्छा मेडिकल करियर हो, हम दोनों यूनिवर्सिटी के टॉप नॉचर थे, हम दोनों ऑल इंडिया कंपटीशन में भी फर्स्ट आए थे। अच्छा। तो ये तो बड़ा लोगों को अजीब लगता था कि ये बेवकूफ़, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, वहाँ क्यों जा रहे हैं। लेकिन ये तो ठीक है, ये अपेक्षित है, समाज की अपनी जो उनके मूल्य होते हैं उस ढंग से चलते हैं। जे कृष्णमूर्ति का एक बड़ा सुंदर वाक्य है, वो कहते हैं कि एक अगर सेना की टुकड़ी जा रही है, मार्च कर रही है, और उसमें अगर एक सैनिक उसमें बेताल चलता हुआ आपको लगे, उस ताल पे नहीं चल रहा है और लोगों के कदम जैसे चल रहे हैं, तो ऐसा मत सोचो कि वो बेवकूफ़ है, वो शायद किसी दूसरे म्यूज़िक पे चल रहा है, उसको कोई दूसरी ट्यून सुनाई आ रही है और उसके ताल पे वो चल रहा है। तो हमको दूसरी ट्यून सुनाई आ रही थी, हम उस पर लोगों की निगाह से तो ठीक है कि ये बेवकूफ़ी थी, बेताल चलना था। जी, आपने बहुत अच्छा बताया। मैं अब आपका मेडिकल कैरियर की अगर मैं बात करूं तो हमारा शरीर एक चमत्कार है। जब भी मैं शरीर की ओर देखता हूं या कभी भी उसके किसी अंग के दिमाग के बारे में, हृदय के बारे में, जिस तरह से तालमेल में शरीर चलता है, जब आपने पहली बार डिसेक्शन किया होगा या जब कभी भी आपने शरीर के बारे में और जाना होगा, क्या आपकी कोई सोच मतलब क्या बदली या कोई आपकी समझ कुछ गहरी हुई प्रकृति को लेके या विज्ञान को लेके, या कुछ ऐसी बातें होती है जब आप अंदर उतरते हैं तब आपको मिलती है? तो ये शरीर विज्ञान की जो यात्रा है उसने आपको क्या दिया? उसने समय समय पे मुझे अलग अलग चीज़ दी है। जब मेडिकल कॉलेज में विज्ञान पढ़ रहा था तो गजब का देखिए, अगर आपके मन में जिज्ञासा है तो आप चमत्कृत हुए बगैर रह नहीं सकते हैं कि निसर्ग ने ये शरीर ऐसे बनाया कैसे। यहाँ ऐसे खून भी बहता है, किडनी को भी मिलता है, दिमाग को भी मिलता है, ऑक्सीजन भी जाता है, ये हीमोग्लोबिन पार्टिकल इधर से उधर करता है, ऑक्सीजन निकालता है, बड़े गजब की चीज़ बनी है। तो उस समय तो कुतूहल। बाद में जब डायग्नोसिस करना शुरू करते हैं
तो डायग्नोसिस ये वैसे बौद्धिक दृष्टि इंटेलेक्चुअली बहुत ही स्टिमुलेटिंग, इट्स ऑलमोस्ट लाइक शेरलॉक होम्स। शेरलॉक होम्स जिस ढंग से वो पहेली को सुलझाता है, रहस्य को सुलझाता है, उसी ढंग से हर एवरी पेशेंट वैसी केस होती है। तो इंटेलेक्चुअली बहुत स्टिमुलेटिंग होता है, लेकिन उसमें खतरा भी होता है, क्योंकि ये स्टिमुलेटिंग जो होता है विज्ञान, ये ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल होते जाता है, और उस टेक्नोलॉजी के ट्रैप में अगर आप पड़ें तो फिर आप एक ऐसे मुकाम पे आते हैं कि फिर ये टेक्नोलॉजी जहाँ नहीं है वहाँ मैं कैसे काम करूँगा। फिर तो मुझे जहाँ टेक्नोलॉजी है, सब सुविधाएं हैं, फिर तो भारत में भी कैसे रहूँगा, फिर तो अमेरिका ही जाना चाहिए, वही डेस्टिनेशन हो सकता है। तो ये विज्ञान का आकर्षण भी बड़ा होता है, उसका सुख भी बहुत होता है, बौद्धिक सुख भी होता है, लेकिन उसके साथ में ये उसका मोह भी बड़ा होता है। तो उस हर क्षण पे सीखते भी जाना, लेकिन उस मोह में नहीं पड़ना, ये बड़ा चैलेंजिंग था। अच्छा है, जैसे लोग जिम में जाके अपने शरीर को तपा के बॉडी बिल्ड करते हैं, वैसे हमको भी मौका मिला कि तपा के अपना जो निश्चय है उसको मजबूत किए जाओ। शेरलॉक होम्स के लेखक भी डॉक्टर थे एक्चुअली मुझे याद है। और उनके जिस डॉक्टर से प्रेरणा ली वो डॉक्टर जोसेफ बेल, वो भी पोस्टमार्टम के टाइम पे जब शरीर को देख के बताते थे कि ये हो सकता है। आपने बड़ी अच्छी बात करी कि मशीनों के साथ डॉक्टर का जुड़ाव हो गया है। मैं आज कल थोड़ा हम देखें तो रिपोर्ट्स के बिना डॉक्टर बात नहीं करते हैं, उनको लगता है ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट, और वो कुछ सही भी होते हैं, कुछ ज़्यादा भी होते हैं, कुछ पेशेंट भी कभी संदिग्धता से देखते हैं तो उनको भी कुछ प्रूफ चाहिए। तो क्या लगता है इतने सारे मतलब लोगों के साथ काम करने के बाद क्या आज के डॉक्टर जो है वो किस तरह से अपने पेशेंट को देखे? क्या ये कमर्शियल रिश्ता है, क्या ये भावनात्मक रिश्ता है, ये प्रोफेशनल रिश्ता है? क्योंकि इसकी व्याख्या करना बड़ा मुश्किल लगता है जब हम एक पेशेंट और डॉक्टर को जब देखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ऐसा प्रोफेशन है जिसमें बहुत सारा बहुत सारी चीज़ें घुल मिल जाती है और समझ में नहीं आता है कि इसको कैसे डील करें। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कैटेगराइज करना मुश्किल है ये प्रोफेशन, और इसमें जो भी डॉक्टर और पेशेंट का रिश्ता एक दूसरे के साथ आता है, वो पेशेंट कुछ उसको दुख है, वेदना के साथ साथ उसको चिंता भी है, ये क्या निकलेगा, उसको साथ साथ तीसरी भी चिंता है, ये डॉक्टर का बिल कितना होगा। तो वो 3 दिक्कतें लेके वो आपके क्लिनिक में आता है। तो आप सिर्फ उसके शरीर के साथ डील नहीं कर सकते हैं, आपको उसका शरीर, उसकी भावनाएं और उसकी पर्स, तीनों के साथ डील करना पड़ता है। तो डॉक्टर तीनों ही है, आज का जो एवरेज डॉक्टर है उसको ये तीनों ही रोल करने पड़ते हैं। शायद पीछे देखने पे ऐसे लगता है कि हमारी पीढ़ी से पहले के जो डॉक्टर थे वो इसमें बहुत ज़्यादा हमसे बेहतर थे, ज़्यादा मैच्योर थे, और उनका पेशेंट के साथ पर्सनल रिश्ता बहुत ज़्यादा हुआ करता था। कॉमर्स या पैसा उसमें कम आया था, टेक्नोलॉजी की भी बहुत कम ज़रूरत थी, और उनका दिया हुआ ढांढस, एश्योरेंस, यही मरीज़ के लिए बहुत काफ़ी हुआ करता था। वैसे भी 90% केसेस में एक्चुअली कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, या तो चिंता होती है या तो नैसर्गिकता बीमारी दुरुस्त हो जाती। सर्दी ज़ुकाम आपको हुआ, अगर आपने मुझसे इलाज लिया तो 7 दिन में ठीक हो जाओगे, मुझसे इलाज नहीं लिया तो हफ्ते भर में ठीक हो जाओगे। लेकिन मुझसे इलाज लोगे और कहोगे हाँ डॉक्टर की इलाज से मैं ठीक हुआ, तो 90% काफ़ी बीमारियां तो सेल्फ लिमिटेड होती है, निसर्गी उसको हील कर देता है, हमको क्रेडिट मिलता है, पैसा मिलता है। तो डॉक्टर ये तीनों रोल करते हैं दिन ब दिन। लेकिन ये ज़रूर हो रहा है कि एक तो स्पेशलाइजेशन इतना बढ़ रहा है कि वो डॉक्टर 5 साल पे रुक ही नहीं पाता है, उसको और स्पेशलाइजेशन। फिर मेडिसिन में एमडी किया मैंने, लेकिन आज तो मेडिसिन का एमडी भी जनरल डॉक्टर हो गया है, उसको कार्डियोलॉजिस्ट होना है, न्यूरोलॉजिस्ट होना है। कार्डियोलॉजिस्ट होगा तो वो भी काफ़ी नहीं है, उसको या तो पेस मेकर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक स्टडीज़ या इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, ऐसे किसी में स्पेशलाइज करना पड़ेगा। तो ये बहुत लंबा हो गया है, क्योंकि विज्ञान इतना आगे बढ़ा है कि उसकी सीमा तक पहुंचने के लिए इस डॉक्टर को 15-15 साल स्टडी करना पड़ता है। अब 15 साल में उसने इन्वेस्ट भी इतना किया है, और अगर वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ा हो तो करोड़ों में इन्वेस्ट किया है।
तो वो नहीं सोचेगा तो कम से कम उसकी फैमिली तो सोचेगी भैया वसूल कब होगा। तो इसलिए रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। लेकिन देखिए, भारत की दो चीज़ें मैं सिर्फ जिक्र करूंगा। एक, भारत में हर साल, ये वर्ल्ड बैंक का डेटा कहता है कि भारत में हर साल 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे ढकेले जाते हैं मेडिकल बिल के कारण। क्योंकि जब कोई गंभीर बीमारी होती है तो बड़े आसानी से लाख, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का बिल निकलता है, और जो बॉर्डर लाइन पे हैं वो लोग गरीबी रेखा के नीचे ढकेले जाते हैं। तो ये जो कमर्शियलाइजेशन हुआ है हमारे मेडिकल प्रोफेशन का, जो पहले नहीं था अब बढ़ा है, उससे एक तो हम गरीबी निर्मिति में जैसे गरीबी निर्माण कर रहे हैं, ये बड़ी दुख की बात है। क्योंकि डॉक्टर ये चाहता तो नहीं है, लेकिन हो तो रहा है। और दूसरा ये कि डॉक्टर धीरे धीरे ये कला भूल रहा है कि पेशेंट का चेहरा देख के मैं उसकी भावनाएं समझूं। सिर्फ उसके कंधे पे एक हाथ भी थपथपा दूं तो उसको सहारा मिल जाएगा। मैं उसको देखने के पहले ही कहूँगा, पेशेंट लोग तो बेचारे आजकल खुद ही साथ में ईसीजी, सोनोग्राफी, एक्सरे सब लेके आते हैं। वो सोचते हैं कि डॉक्टर भेजने ही वाले हैं बाद में। अब देखिए, इसमें होगा क्या कि इससे कॉस्ट बहुत बढ़ती है, ये तो सब है ही है, लेकिन दो इसमें और खतरे हैं। हर टेस्ट जो है वो जब एक बीमारी बताती है और साथ में 3-4 बीमारियों का शक पैदा कर देती है, इसको हम फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं कि बीमारी तो नहीं है लेकिन वो टेस्ट एक झूठे संशय खड़ा कर देती है। तो वो तो फिर डॉक्टर फिर कहेगा अरे ये संशय आ गया तो अब तो मैं नहीं रुक सकता हूँ, तो चलो अगली टेस्ट करो। तो ये तो अंतहीन यात्रा है टेस्ट की। दूसरा ऐसे है कि देखिए, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, ये चैट जीपीटी हम सब सुनते हैं। यूएसए में डॉक्टरी प्रैक्टिस करने के लिए या डॉक्टर के समकक्ष लाइसेंस मिलने के लिए जो परीक्षा है यूएसएमएलई है। चैट जीपीटी यूएसएमएलई पास हो गया, उसके लिए अपीयर हुआ और पास हो गया। इसका मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और अभी तो सिर्फ शुरुआत है, लेकिन अभी ही चैट जीपीटी आपकी मेडिकल ज्ञान में यूएस के डॉक्टर के समकक्ष है, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट बताने में। अब सवाल ऐसा है कि जैसे जैसे चैट जीपीटी की क्षमता बढ़ती जाएगी, सवाल ये होगा डॉक्टर के बारे में कि तेरा क्या होगा रे कालिया। क्योंकि जो डॉक्टर सिर्फ टेस्ट रिपोर्ट देखते हैं और प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, वो तो चैट जीपीटी इससे बहुत बेहतर करेगा। तो डॉक्टर को सोचना पड़ेगा कि क्या चीज़ है जो चैट जीपीटी नहीं कर पाएगा, क्या चीज़ है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर पाएगी, और वो मैं करूँगा तो मेरा कोई वैल्यू एडिशन है, नहीं तो लोग क्यों आए मेरे पास में। तो वो जो डॉक्टर को करना है वो या तो इमोशनल सपोर्ट है, वो चैट जीपीटी नहीं कर सकता है। मैं मरीज के कंधे पे हाथ रख के सिर्फ स्माइल करके उसको अगर कहूँ कि घबराओ मत बेटा, ठीक हो जाओगे, ये चैट जीपीटी नहीं कर सकता है। दूसरा, चैट जीपीटी फिजिकल सेवा नहीं कर सकता है। तो ये फिजिकल सेवा जो नर्सेस हमसे ज़्यादा करती हैं, लेकिन इसकी वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो नहीं कर सकती है। तो डॉक्टरी प्रोफेशन के सामने जो आपने 3 ऑल्टरनेटिव रखे थे, वो उसमें से तीनों ही हैं और नए चैलेंजेस आ रहे हैं। तो डॉक्टरी पेशे के सामने तो बड़ा एग्जिस्टेंशियल ये चैलेंज है कि क्या करें ताकि वो 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे न जाएं, क्या करें कि लोग जो बिना हेल्थ केयर मिले मर रहे हैं उनको हेल्थ केयर मिले, लेकिन क्या करें कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमको आउटडेटेड न कर दे। ડોક્ટર અભય બંગ સાથે બાકીનો સંવાદ નિહાળો આવતા રવિવારે બપોરે 12:30 કલાકે માત્ર ડીડી ગિરનાર અને અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ડીડી ન્યૂઝ ગુજરાતી પર।